नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स रिजाइन कर देते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भाई आपने इतनी मेहनत करके एक जॉब पाई थी और वो भी भारत देश की तो सबसे टॉप लेवल की जॉब आपने यहां पर गेन की थी, फिर भी आप रिजाइन कर रहे हो। तो सवाल ये बनता है कि क्या उसके पीछे उनकी सैलरी कम होने की वजह होती है या कुछ और फैक्टर्स भी यहां पर अप्लाई होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट तो ये कि क्यों लोग या फिर क्यों हर कोई एक बार तो आईएएस बनने के बारे में सोच ही लेता है और बहुत से लोग तो आईएएस बनने के लिए मेहनत करना स्टार्ट भी कर देते हैं और मुकाम पे पहुंच करके फिर वो यू टर्न लेते हैं। तब एक सवाल भी उठ जाता है कि भाई इतना कुछ जब करना ही छोड़ना ही था तो इतनी मेहनत ही क्यों की। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सैलरी की अगर बात करूं ना, तो सैलरी के नाम पर एक आईएएस ऑफिसर को 56,000 से लेकर के 2.5 लाख तक की सैलरी की रेंज मिलती है। ये मिनिमम से मैक्सिमम रेंज मैंने आपको बता दी। ठीक है, जस्ट ज्वाइन करता है एसडीएम के तौर पे 56,000 रुपए। जो अभी सेक्रेटरी टॉप सेक्रेटरी लेवल पे है उनको 2.5 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है। ठीक है, तो सैलरी वाला तो आपको यहां पर पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर आईएएस ऑफिसर्स को मिलते हैं अलाउंसेस। इसका मतलब ये महंगाई बढ़ रही है तो डीएनएस अलाउंस मिल गया, हाउस रेंट अलाउंसेस मिल गए, या आपके जो एचआरए हो गया, ठीक है, टीए हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस। इसके अलावा बंगलो मिल जाता है, राइट, आपको रेस्ट हाउस मिल जाते हैं। और उन बंगलों के अंदर जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारा का सारा गवर्नमेंट अपना खुद का बिल भुगतती है। ठीक है, फोन कनेक्शन सब कुछ, राइट। इसके अलावा आपको होम वर्कर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और 2 से 4 साल का आपके पास में टाइम पीरियड भी होता है जब आप आउट ऑफ इंडिया जाकर के फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडीज कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, इतना रिलैक्सेशन तक देती है सरकार। साथ ही साथ जो आईएएस ऑफिसर रिटायर होते हैं तो फिर उनको पेंशन का प्रोविजन भी है ना। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि पीएफ का भी प्रोविजन है, तो ग्रेचुटी भी इनको मिल जाती है, राइट। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब लंबे पर्क्स हैं। सैलरी चाहे फिगर आपको कम लग रहा हो, बट यहां पर पर्क्स आपको बहुत कुछ मिलते हैं, बट फिर भी लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसी को हम यहां पर क्लियर करेंगे कि क्या वजह है कि लोग इस तरीके की सर्विसेज को छोड़ के निकल लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जहां पर आप 2026 का टारगेट कर रहे हैं तो संकल्प और टाइटन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, आपका अपना जो भी मीडियम अकॉर्डिंगली। 2025 के लिए प्रहार और टाइटन है, अगेन मीडियम वाला सेगमेंट आप देख लें। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी जिसमें सीसेट का भी इंक्लूडेड है। इसमें एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग डेली रहेगी और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएंगी। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा, टेलीग्राम चैनल का ये क्यूआर कोड है। तो सबसे पहले तो सैलरी का फिगर देख लो आप कि जब एक इंडिविजुअल शुरुआती 1 से 4 साल की सर्विसेज कर रहा है, मान लो वो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन देखे तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर स्टेट लेवल पे अंडर सेक्रेटरी, या सेंट्रल सेक्रेटरीट के लेवल के ऊपर वो मैक्सिमम असिस्टेंट सेक्रेटरी बन सकता है। ठीक है, तो उनकी सैलरी होगी 56,100, लेवल होगा पे का उनका 10th। पर जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करते हो फिर 5 से 8 में आपकी सैलरी बढ़ करके हो जाती है 68,000 के लगभग, 9 से 12 के टाइम पे लगभग 80,000, राइट। फिर 13 से 16 जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हो, जब पूरा जिला आपके अंडर में आ जाता है, तब आपकी सैलरी होती है लगभग 1.25 लाख। फिर आप डिविजनल कमिश्नर, मतलब मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जब आप तरीके से आप अपनी सर्विसेज देते रहते हैं, तब आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख हो जाती है। फिर उसके अलावा डिविजनल कमिश्नर का जो अपर आप कह सकते हो, यहां पर एडिशनल और यहां पर प्रॉपर डिविजनल कमिश्नर। फिर उसके बाद में ये तो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का, बट इधर आप देखोगे स्टेट लेवल पे, तब आप बन सकते हो चीफ सेक्रेटरी 17, जब आपकी सर्विसेज 34 से 36 साल की हो जाती है। इसका मतलब आपके स्टेट में हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर कोई होता है तो चीफ सेक्रेटरी होता है, और उसी के इक्विवेलेंट सेक्रेटरीज होते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर में, तो वहां पर सैलरी 2.25 लाख। और उससे फिर टॉप लेवल पे अगर कोई पहुंचे तो वो बन जाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो हमारे देश के टॉप आईएएस ऑफिसर है, और चीफ सेक्रेटरी है वो एक स्टेट लेवल के टॉप आईएएस ऑफिसर है। और कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी 2.5 लाख तक चली जाती है। अभी जो सैलरीज का फिगर हमने देखा है वो रुपीज में देखा है, इंडियन रुपी में, 7th पे कमीशन के आधार पर। 8th पे कमीशन अभी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया नहीं है, बट इसको लेकर के हमने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया था कि किस तरीके से ऑब्जेक्शंस वहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, आईएएस जब अपनी ट्रेनिंग करता है ना, तो उस टाइम पर भी उनको अपना खुद का खर्चा वाड़ी मिल जाता है, देखो डिडक्शन के बाद में 33 से 35 हजार रुपए, बाकी टीएडीए ये तो है एडिशनल मिल ही जाते हैं। तो ये तो देखो हमारे पास में पर्क्स हैं, बट पॉइंट इज कि लोग फिर भी नौकरी क्यों छोड़ देते हैं, तो उसको हम वन बाय वन देखते हैं। देखो जी, सबसे पहला काम कारण तो ये होता है कि जब आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, आप फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना कार्डर लेते हैं कि हाँ भाई मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में जाकर के अपनी सर्विसेज देनी है। अब देखो टॉप रैंकर अगर होते हो आप, तब तो देखो आपको जो चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि आपकी रैंक थोड़ी डाउन चलेगी, तो वहां पर चॉइस में थोड़ी डालमडोल सिचुएशन बन जाती है। तो आपके पास में जोन्स में डिवाइडेड है पूरा इंडिया, और इन जोन्स में आपको कैडर दे दिया जाता है। बट होता क्या है कि जो हमने सोचा था वैसा अगर माहौल नहीं मिला, तो आपको वहां पर सर्व करने में बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो कि अभी के टाइम पे कोई इंडिविजुअल नया नया
अभी आईएएस ऑफिसर बना है और उसको नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर मिल गया कैडर, या फिर ऐसे एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं उनको काम करते टाइम पे। भाई सीधी बात है, ऑल इंडिया लेवल का ये काम होता है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट आपको कहीं पर भी आपकी जॉब अलोकेट कर सकती है। तो ऐसे में आपको रेडी रहना चाहिए हमेशा कि कैसी भी सिचुएशन हो, कहीं पर नक्सल इशू आ रहा है तो कहीं पर दंगे छिड़ रहे हैं, कहीं पर टेररिस्ट इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पर बहुत बैकवर्डनेस है। ये चीजें आपको पहले दिमाग में सेट करके चलनी होती है कि हाँ जी, कैडर चाहे कुछ भी मिले, मुझे मेरी सर्विसेज कंप्लीट करनी है। अदरवाइज मैंने बताया ग्लैमरस लाइफ को देखते हुए, और ज्यादातर तो क्या सोशल मीडिया की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं यूथ, तो ऐसे में फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ जी, मुझे तो बहुत मेहनत करनी है। मेहनत करके आप बहुत कुछ अचीव करने के लिए अपना बहुत प्रेशियस टाइम भी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, बट स्टिल अगर आप खुश नहीं होते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट। तो पहला कारण तो कार्डर का बताया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा इशू आता है पब्लिक डीलिंग। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि हमारे देश के अंदर किसानों से वोट लेने के लिए स्टेट के जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उस टाइम पर उनका जो लोन होता है ना किसानों का, उसको माफ करने की बात होती है। तो हमारे यहां पर मैं अगर बताऊं तो सीकर डिस्ट्रिक्ट का एक आपको वाकया बता देता हूं। सीकर डिस्ट्रिक्ट में आप देखते हैं कि अभी वहां से आप देख सकते हैं लोकसभा सीट के ऊपर अमरा राम है, ठीक है। वो बेसिकली मैं बता देता हूं आपको, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो आज के 5-6 साल या 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, तो उस टाइम पर लोन माफ करने का जो ऑर्डर था वो डिक्लेयर नहीं किया था गवर्नमेंट। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करके फ्रीबीज बांटने के चक्कर में वोट तो ले लेती हैं, बट एक्चुअल में जो इंप्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर होती है। अब होता क्या है कि किसानों के नेता जो थे यहां पर, उनकी लीडरशिप में जो डीएम हाउस है, ठीक है, आप देखोगे उसके जस्ट सामने बड़े बड़े डीजे लगा दिए, ठीक है। और डीजे यहां पर मानो ये डीएम हाउस है, अब यहां पर एक डीजे इधर लगा दिया, और वो भी पिकअप वाले डीजे आपने देखे होंगे आजकल चल रहे हैं, वो चला करके और लाउड म्यूजिक चला दिया। अब आप सोचो उस डीएम की क्या हालत हो रही होगी, ऑफिस में बैठा है, बाहर लाउड म्यूजिक चल रहा है और वो टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन भी बनती है। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, पता नहीं कितनी लिस्ट आप बता सकते हो, ठीक है। ये यहां पर मैंने पॉलिटिशियन का जो नेम लिया, इसका मतलब ये नहीं है एक्सक्लूसिवली वो, बहुत सारे पॉलिटिशियन ने मिलकर के इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की थी कि जी कैसे भी करके प्रशासन को घुटने पे लेकर के आना है, ठीक है। तो ये एक आपको समझ के चलना पड़ेगा कि आप अगर पावर को देख करके आगे बढ़ रहे हो तो दोस्तों पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और हमारे देश में रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही अलग तरीके की मिलती है। फिर आ जाता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अननेसेसरी इंटरफेरेंस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब स्टेट लेवल पे अगर कोई भी आईएएस ऑफिसर काम करता है तो वो क्या सोचता है यार, अब आपसे इंटरव्यू में भी कोई पूछे तो डेफिनेटली आप यही जवाब देंगे कि जी मुझे मेरे देश में अच्छा काम करना है, लोगों के लिए अच्छा ही, मतलब जैसा भी प्रॉब्लम चल रही है एजुकेशन में या सोशल इश्यूज जो आ रहे हैं उनको टैकल करने में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, देश की सेवा करना चाहता हूं, कई चीजें होती हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप रेडी हो अपने काम को करने के लिए, बट आपकी ऑटोनॉमी वहां पर खत्म कर दी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर डाल दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते भाई डीएम साहब, अभी रुको, अभी नहीं करना है कलेक्टर साहब, आप रुको। ऐसे में आप करना क्या चाह रहे हो और आपको करना क्या पड़ता है, यह अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके चलते हैं ये जो चेहरे में बता रहा हूं, ठीक है, अन्नामलाई, मीरा कुमार, मणिशंकर अय्यर, ठीक है, ऐसे कई लिस्ट हैं, लंबी लिस्ट निकाल लो, जिन्होंने फिर आईएएस को छोड़ करके सोचा यार असली पावर तो पॉलिटिशियंस के हाथ में होती है, तो ये छोड़ देते हैं फिर अपने हिसाब से कि यार एक्चुअल में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, नो डाउट आईएएस ऑफिसर और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन लेकर के चलते हैं, बट स्टिल जो डिसीजन मेकिंग आती है वो पॉलिटिशियंस की तरफ से आती है, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में लोगों ने पॉलिटिशियंस को इलेक्ट किया और उन्हीं के आधार पर उनको डिसीजन लेना है। तो ये जो कारण है ना, इसके चलते लोग आईएएस ऑफिसर्स अपनी पोजीशन को छोड़ करके रिजाइन करके निकल लेते हैं, इवन पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जैसे ही सर्विसेज अपनी स्टार्ट करते हैं ना, तो उन लोगों के साथ में इनिशियल जो स्टेज होती है, जिस टाइम पर बहुत ही एंथुजियाज्म होता है कि हाँ मैं इतना बढ़िया काम करूंगा, मैं देश को आगे बढ़ा दूंगा, उसी टाइम पर उनके साथ में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है जो कि आप समझ लो कि बंदा समझ ही नहीं, मतलब रिकवर ही नहीं कर पाता, अपने आप को सेटल ही नहीं कर पाता, यार क्या हो गया ये मेरे साथ में, राइट। जैसे एक कहावत आती है ना कि सिर मुंडवाया पर ओले पड़ गए, तो वो वाला सीन हो जाता है कि इतनी मेहनत करके सिविल सर्विसेज गेन की, बट सोचा कुछ और था, मिला कुछ और। तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच में जो गैप होता है ना, उसको हमें पूरा प्रॉपर्ली फुलफिल करने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होता है कि हम ग्लेमर को देख करके आगे बढ़ते हैं और सच्चाई में हमें कांटे ही कांटे मिलते हैं, दूर से फूल पर पास में जाते ही कांटे कांटे दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में आप जो भी स्टेप अपनी लाइफ में लो तो उनकी बारीकियों को जरूर समझो, और यूपीएससी जैसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आप सोचते हो तो दोस्तों मैं तो सीधा एक ही चीज कहूंगा कि रियलिटी चेक एक प्रॉपर होना चाहिए, और इसके अंदर आप अपने घर वालों से, आप अपने जो भी एक दो जने जो विश्वसनीय लोग हैं उनसे बात करो कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरी ये सच्चाई है, मुझे ये करना है, ये नहीं, मतलब एक होता है यार कि सेल्फ असेसमेंट आप प्रॉपर्ली करो, उसके बाद में आगे बढ़ो, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक कहते ना कि
जोन होता है जिसके अंदर वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, बट वहीं पर वो परफॉर्मेंस को आप डाइवर्ट कर देते हो तो आपका वो मामला बिगड़ जाता है। फिर आप चाहे कितनी मेहनत करके किसी मकाम पे पहुंचते हो, पर वो उस मकाम से आप खुश नहीं होते हो। तो ऐसे में आप पहले ही अपना प्रॉपर सेल्फ असेसमेंट करके ही आगे बढ़ें, ठीक है? भीड़ चाल ना चलें और किसी के दबाव में तो एटलीस्ट ना आए। दबाव ज्यादा से ज्यादा लो तो पेरेंट्स का ले लो, ठीक है? कि हाँ जी और पेरेंट्स भी आजकल तो देखो इतना ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं कि हाँ जी बातचीत करते हैं, हाँ बेटा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको अच्छे से खुद का कहते हैं ना अपने खुद के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का आइडिया पहले से होना चाहिए, और ये जो क्लैरिटी होती है ना, फिर वो लोग आगे जाकर के वाकई में बहुत गजब का काम करते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट है हैप्पीनेस गेन करना, क्योंकि शांति से अगर रात को नींद ही नहीं आई तो फिर दिन की मेहनत का कोई सेंस बनता नहीं है, राइट? तो फाइनल गोल तो देखो अल्टीमेटली हैप्पीनेस ही रहता है। अब इसके अलावा ये तो कई फैक्टर्स मैंने बताए जिनमें से कुछ एक या सारे के सारे फैक्टर्स मिलकर के इंडिविजुअल्स को एक तरीके से फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि यार मैं हद हो गई यार, एक तो सैलरी का फिगर देखा, पर्क्स देखी, बहुत सही है कोई बात नहीं, बट पब्लिक डीलिंग इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी माथापच्ची हो रही है, और वहीं पर वो बंदा अपने कलीग्स, अपने साथ के जो सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स है जिनके साथ तैयारी की थी, उनसे पूछता है कि भाई तेरी ऑफिस में तेरी जॉब में कितनी पब्लिक डीलिंग है, कितनी माथापच्ची है, तो वो बोले नहीं भाई मेरा काम तो बिल्कुल ऑफिशियल है, मैं मेरे हिसाब से करता हूं। तो आप अपनी कंपैटिबिलिटी को एनालाइज करोगे तब अच्छे से आपको एनालिसिस और आपका रिजल्ट अच्छे से निकाल पाओगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर अभी रिसेंट टाइम में डेवलप होता हुआ दिखा है कि जो लोग पब्लिक डीलिंग से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर का मतलब क्या हो गया, आप गवर्नमेंट से ऊपर से बनी हुई जो भी पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, कई चीजें हैं। देखो अंग्रेजों का जमाना था जब पुलिस स्टेट था, तब तो डंडे की नोक पे आप काम करवाते थे, बट अब हम वेलफेयर स्टेट है तो आपको सर्वेंट की तरह काम करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो लोग पब्लिक डीलिंग और जो चैलेंजेस आते हैं उनमें सहज नहीं होते ना, तो वो क्या करते हैं, दोबारा से यूपीएससी एग्जाम देने की कोशिश भी करते हैं। बट सवाल ये आता है कि एक बंदा आईएएस बनकर के यूपीएससी क्यों जाएगा अगेन? क्योंकि आईएएस या फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज ले लो या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप सर्विसेज है, इनके ऊपर कोई सर्विस आपको दिखाई नहीं पड़ती है। बट फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि यार ये पब्लिक डीलिंग का ये मामला हमारे लिए सेट नहीं है, तो यूपीएससी भी अपने नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन करती है कि कोई इंडिविजुअल आईएएस और आईएफएस रहते हुए यूपीएससी की दोबारा एग्जाम देगा तो उसकी कैंडिडेटशिप है वो कैंसिल रहेगी। दैट मींस अगर किसी इंडिविजुअल को कोई और जॉब अगर ज्वाइन करनी है या फिर सोच लिया कि सब कर लूंगा पर मुझे आईएएस नहीं रहना, तो ऐसे केस में फिर वो आईएएस को रिजाइन करके ही फिर नया जो नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी का उसका फॉर्म फिल करके आगे फर्दर दूसरी कोई आईआरएस या फिर दूसरी जो जॉब्स हैं, दूसरे जो वैकेंसीज हैं उनके अंदर अपने आप को फुलफिल करवा सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग या फिर कई आपके पास में फैक्टर्स आएंगे जिनके चलते वो रिजाइन कर ही देते हैं, छोड़ ही देते हैं, ठीक है? कुछ रिजाइन करते हैं, कुछ वीआरएस ले लेते हैं, पर वीआरएस के लिए तो आजकल क्या आपको पता है ना, 20 साल की तो जॉब आपकी पहले होनी चाहिए। ऐसे में अब आप दो चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लें। नंबर वन, आपको अपने बारे में है ना एक प्रॉपर असेसमेंट करना होगा, ठीक है? आप खुद को अच्छे से समझो, मेरे क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तैयारी करनी है तो मैं उस लेवल तक पहुंच गया तो वापस आने की नौबत ना आए, तो पहले ही सोच समझ के आगे चलो, राइट? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई और क्या सोचता है उसकी बजाय आप ये देखो कि मुझे अल्टीमेट जो मेरा गोल है हैप्पीनेस, वो कैसे मिले, उसके लिए आप अपना एफर्ट करें। और इन सब में सबसे ऊपर होता है कि देखो आपने जो डिसीजन ले लिया ना, वो सही है या गलत है, वो देखो डिसीजन कब साबित होता है, जब आप खुद मेहनत करते हो। तो इसमें एक रतन टाटा का मैं एक आपको बताता हूं कोट कि मैं सही डिसीजन लेता नहीं हूं, मैं डिसीजन लेकर के सही साबित करता हूं, राइट? तो ये जो मेथड किसी ने अपना लिया ना, वो देखो जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल्स का सामना करके भी अच्छे खासे कदम लेते हुए आगे बढ़ सकता है। तो देखो इस तरीके के चैलेंजेस को, इन चीजों को आप अपने दिमाग में रखें, उसके आधार पर आप अपना डिसीजन लें, क्योंकि पर्क, सैलरीज, पावर सब अपनी जगह है, बट जब आदमी के ऊपर जान पे आ पड़ती है तब आदमी को समझ में आता है यार ये क्या हो गया। तो सोच समझ करके आगे बढ़े, ठीक है? और बाकी देखो खुद से एक प्रॉमिस लें कि मैं जो कुछ भी करूंगा या करूंगी ना, वो एक कहता ना कि बिल्कुल सोचा समझा हुआ कदम रहेगा जिसको मैं बिल्कुल कमिटमेंट के साथ पूरा करूंगा। फिर चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन आए, मुझे करना है मतलब करना है, राइट? तो पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी साथ में समझ के आगे चलने की जरूरत है। नहीं फिर रिजाइन करना, यू टर्न लेना, ये कॉमन बात हो जाएगी जो फिर बाद में अच्छी बात रहती नहीं है, क्योंकि टाइम जो है वो निकल जाता है फिर, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।